जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं विवेक पांडे हूं और हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं सीटेट सितंबर 2026 के लिए एसएसटी। साथियों, इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, वीडियो में शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, वीडियो जो है वो 50 प्रश्न का है। इसके तुरंत बाद 50 प्रश्न के वीडियो और आ रहे हैं, तो आप इसका फास्ट रिवीजन करिए। इसके तुरंत बाद जो वीडियो आएगा उसमें 50 प्रश्न देख लीजिएगा, 100 प्रश्न का रिवीजन हो जाएगा। इस तरह से मैं हमेशा आपको कोशिश कर रहा हूं कि एक दिन में 1-2 वीडियो देता जाऊं आपको और आपका फास्ट रिवीजन होता जाए। साथियों, प्रयास यही है कि एसएसटी में आपके 55+ नंबर निश्चित रूप से आए, ऐसा मेरा प्रयास है। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न है, सवाल है आज का पहला, ध्यान दीजिएगा कि अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। साथियों, बहुत बेहतरीन सवाल है कि ऐसा कौन सा राइटर, कौन सा लेखक है जिसके पुस्तक से हमें कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ये सवाल है, आपको बताना है। देखिए मेरे भाई, सही जो उत्तर आपका यहाँ होगा चारों विकल्प में, सबसे पहले तो अगर आपको उत्तर मालूम है तो कमेंट करिए। वीडियो के अंत में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। साथियों, अगर हम सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि कल्हड़ ने। साथियों ध्यान रखिएगा, कश्मीरी कवि कल्हड़ हैं जिन्होंने राज तरंगड़ी नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का वर्णन मिलता है, इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। साथियों, यह जो पुस्तक है वो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। ये यानी संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण हमें राज तरंगड़ी में प्राप्त होता है और राज तरंगड़ी ऐसा प्रथम ग्रंथ है जिसमें इतिहास, संस्कृत इतिहास का वर्णन है। साथियों, आदिकाल से लेकर के और 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर में जितने भी शासक रहे, प्रत्येक शासक के काल के घटनाओं का क्रमानुसार विवरण प्राप्त होता है इस पुस्तक में। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाए मेरे भाई कि 12वीं शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के इतिहास के बारे में किसने लिखा, तो जवाब है कल्हड़ ने लिखा। कल्हड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो कल्हड़ ने राज तरंगड़ी लिखी। साथियों, सवाल ये हो कि राज तरंगड़ी किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और कब से कब तक का इतिहास है, तो आदिकाल से 1151 ईस्वी तक के इतिहास का क्रमानुसार विवरण प्राप्त होता है। विकल्प सी आपका सही है। ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। साथियों, एनसीईआरटी नए और पुराने किताबों का मिश्रण है इसमें, और 6 to 8 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी सभी के किताबों से मिक्स करके प्रश्न बनाए गए हैं। 100 प्रश्न है और फटाफट रिवीजन है। बहुत हम डिटेल में व्याख्या नहीं करेंगे, फटाफट रिवीजन होगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा आपके सामने होगा, बताइएगा मेरे भाई। प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की थी। विकल्प आपके सामने है, बताइए। 4 विकल्प है, कौन सा सही उत्तर है। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान खिलजी वंश का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी। ये ध्यान रखिएगा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे भाई तीसरा नंबर, और आपको बताना है, सवाल ये कह रहा है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, एक तरफ है राजा राम मोहन राय, दूसरे तरफ है रामकृष्ण मिशन, एक तरफ है विवेकानंद, दूसरी तरफ है प्रार्थना समाज, एक तरफ है दयानंद सरस्वती, दूसरी तरफ है ब्रह्म समाज, एक तरफ है एमजी रनाडे और दूसरे तरफ है आर्य समाज। अब आपको मिलान करना है कि किसका किससे संबंध है, और विकल्प आपके सामने फिर है। अब आपको इन विकल्पों में से चयन करके बताना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर की बात करें तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे बी हो जाएगा, तो आप समझिए, ध्यान से यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि दयानंद सरस्वती का जो संबंध है ना, वह आर्य समाज से है। किससे है मेरे भाई, आर्य समाज से। दयानंद सरस्वती जो सी है उसका संबंध 4 से हो जाएगा।
मैं बोलते जा रहा हूँ, आप सुनते जाइए, कहीं ज़रूरत हो तो लिखते जाइए। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में मुंबई में, तो आपका सी मिलेगा 4 से। एमजी रनाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की 1870 ईस्वी में, ठीक है ना। प्रार्थना समाज के एक सदस्य थे, तो इसलिए प्रार्थना समाज से इनका संबंध है। एमजी रनाडे का 1870 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है, तो आपका डी जो है वह जाके मिलेगा दूसरे से। वहीं ध्यान रखिए मेरे भाई कि अगर हम बात करें विवेकानंद की, तो विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में बेलूर में, जिसे बेलूर मठ के नाम से आप जानते हैं। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां से होके आए। बेलूर मठ, विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, ध्यान रखिएगा विवेकानंद का संबंध किससे है? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897। कहाँ हुई? वेलूर में। वहीं राजा राम मोहन राय का संबंध ब्रह्म समाज से है, यानी ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय करते हैं 1828 में। कहाँ? कोलकाता में। साथियों फिर से एक बार समझते चलिए, सवाल अगर ये पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। कब की? 1828 में की। कहाँ की? कोलकाता में की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने की। कब की? 1897 में की। कहाँ की? बेलूर में की। साथियों इसी तरह ध्यान रखिएगा कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती करते हैं। कहाँ करते हैं? मुंबई में करते हैं। कब करते हैं? 1875 में करते हैं। और साथियों एमजी रनाडे का जो संबंध है वो प्रार्थना समाज से है, और प्रार्थना समाज का स्थापना 1870 में होता है। सीक्वेंस याद रखिएगा, सबसे पहले ब्रह्म समाज 1828, उसके बाद प्रार्थना समाज 1870, उसके बाद आर्य समाज 1875, उसके बाद रामकृष्ण मिशन 1897। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन कहा जाता है? बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है, बताना है किसे कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। तो साथियों इसका सही विकल्प हो जाएगा मैडम भीखाजी कामा। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है, यानी मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। साथियों यह महाराष्ट्र के पारसी परिवार से इनका संबंध है, और इन्होंने 1902 में, मेरे भाई डेट याद रखेंगे, 1902 ईस्वी में भारत छोड़ दिया था और यूरोप के विभिन्न देशों में, अमेरिका में, ब्रिटिश में शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार किया। और अगस्त 1907 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त 1907 ईस्वी में मेरे भाई जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, तथा सम्मेलन के अंत में वहीं पर भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। सवाल पूछा जाए स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में भारत का तिरंगा किसने फहराया था? तो साथियों मैडम भीखाजी कामा ने। ध्यान रखिएगा मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी कामा ने। मैडम भीखाजी कामा को साथियों मैडम भीखाजी कामा का संबंध किस परिवार से है? तो पारसी से। इन्होंने भारत कब छोड़ा? 1902 में। इन्होंने राष्ट्रीय तिरंगा कब फहराया? 1907 में। सभी बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों ये आपके सीटेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। यदि आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद बीपीएससी टीआरई के लिए भी आपके, या यूपी सुपर टेट दे रहे हैं उसके लिए भी आपके क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हमारे शिक्षक साथी पहले से ही सेवा में कार्यरत हैं, सरकार के नीतियों के तहत वो अपना नौकरी बचाने के लिए या प्रमोशन के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए फ्यूचर में भी ये बहुत काम आने वाला है। बाकी आप अपना प्यार देते रहिए हमें, हम इसी तरह का प्रयास करते रहेंगे आपके लिए। जो भी छोटा बड़ा जो भी हमसे प्रयास बन पाएगा आपके लिए, आपके प्यार और आशीर्वाद से हम करते रहेंगे। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? आपको बताना है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त के शासन काल में हुआ था। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त। ध्यान रखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इस समय यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे? पुष्यगुप्त थे मेरे भाई। ध्यान रखिएगा पुष्यगुप्त यहाँ के
पुष्यगुप्त वैश्य यहाँ के शासक थे और यह जानकारी मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया और पुष्यगुप्त वैश्य यहाँ के शासक थे, इस बात की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। साथियों, सवाल पूछा जाए कि सुदर्शन झील के बारे में हमें किस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है, तो जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है ना। अच्छा, इसी अभिलेख से यह भी पता चलता है कि सम्राट अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक ने कुछ समय के बाद इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था, मरम्मत करवाया था, और उस समय जब सम्राट अशोक इसका निर्माण करवा रहे थे उस समय वहां का जो राज्यपाल था वो तुशासक था, जो कि यवन था। एक ध्यान रखिएगा, तुशासक था जो यवन था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया सुदर्शन झील का, तो उस समय वहां का शासक पुष्यगुप्त वैश्य था। ध्यान रखिएगा, सभी बात इंपॉर्टेंट है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई, आपको बताना है कि पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है। पुष्यभूति राजवंश की जो वंशावली है वो किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है, तो मेरे भाई वह राजा हैं नरवर्धन। विकल्प सी सही है आपका। ध्यान रखिए, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार, सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए कि जो हर्षचरितम है उसको बाणभट्ट ने लिखा। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट जिन्होंने हर्षचरित लिखा, तो हर्षचरित के अनुसार पुष्यभूति राजवंश की जो वंशावली है वो नरवर्धन के नाम से प्रारंभ होती है। ये बात हर्षचरितम में लिखा है, ये बात बाणभट्ट ने लिखा है। वही बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है। वही हर्षवर्धन जिनके वंश में नरवर्धन नाम के राजा का उल्लेख प्राप्त होता है, जो पुष्यभूति वंश से संबंध रखते हैं। आगे हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई आपके सामने है। बताइएगा कि अधोलिखित में कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। आपको बताना है कि दिए गए विकल्प में कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति सबसे प्राचीनतम है। जोरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति। आपको बताना है कि कौन सी संस्कृति सबसे पुरानी है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प सी होगा, आहार संस्कृति। साथियों, स्टार लगा के बात ध्यान रखिएगा कि जब यूपी में यूपी टेट हुआ था, यूपी टेट, तो यूपी टीईटी में जो एनईपी है, पीएनपी है ना, तो पीएनपी यानी परीक्षा नियामक पदाधिकारी, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर जो माना था वो कायथा संस्कृति माना था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि पत्थर और तांबे के उपकरणों का जो प्रयोग है, पत्थर और तांबे के उपकरणों के प्रयोग के कहलाने वाली जो ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति है, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई आहार संस्कृति से प्राप्त होता है। और यह संस्कृति साथियों 2600 से 1800 ईसा पूर्व के समय में दक्षिण पूर्व राजस्थान के क्षेत्र में फैली थी। तो आहार संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है, चूंकि जो उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक पदाधिकारी के द्वारा यानी पीएनपी के द्वारा कायथा संस्कृति मानी गई थी। साथियों, अगर हम बात करें कायथा संस्कृति की, तो ये सन 2000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक है। उसके बाद मालवा संस्कृति आता है जो 1900 से लेकर 1400 ईसा पूर्व है। रंगपुर संस्कृति है जो 1700 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व है। वहीं जोरवे संस्कृति है जो 1500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आहार संस्कृति हो जाएगा। जो आहार संस्कृति, वही आहार संस्कृति जो आपके राजस्थान तक फैला था। मेरे भाई ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है, बताना है आपको ये कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। किसमें विभक्त था ये आपको बताना है। जो समस्त उत्तर भारत था मेरे भाई वह 16 महाजनपद और गणराज्यों में विभक्त था। विकल्प बी आपका सही हो जाता है।
ध्यान रखिए, मौर्य साम्राज्य के पहले उत्तर भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था, जिसमें दो प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र और गणतंत्र। साथियों, इन महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। हमने कई बार इस पर चर्चा किया है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, सीटेट के एग्जाम में, कि हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो साथियों, बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है उससे भी, और जो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है उससे भी। साथियों, ये भी सवाल अगर पूछे कि भगवती सूत्र ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। साथियों, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। ध्यान रखिए, उस समय मगध, वत्स, कौशल और अवंती अत्यंत शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे। ये आपको जानकारी रहनी चाहिए। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई, प्रश्न यहाँ ये है आपके सामने कि अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था आराम बाग। आपको ये बताना है कि आराम बाग जो था वो किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। बताइए, चार विकल्प आपके सामने है, आपको बताना है आराम बाग किसने बनवाया था। तो साथियों, ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बाबर ने। ध्यान रखिए मेरे भाई, आगरा में, ठीक है ना, कहाँ पे? आगरा में आराम बाग का निर्माण मुगल बादशाह बाबर ने करवाया था। बाबर बागों का बड़ा शौकीन था, ठीक है ना। कश्मीर का निशात बाग और लाहौर का शालीमार और पानीपत का काबुली बाग मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद और आगरा का मस्जिद अब्दुल बाकी द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद इत्यादि सभी बाबर के काल में बनवाई गई इमारतें हैं और बागवान हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, आगरा में आराम बाग, ठीक है ना, उसके बाद कश्मीर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार, पानीपत का काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, आगरा का मस्जिद, अब्दुल बाकी द्वारा तैयार अयोध्या का बाबरी मस्जिद। ये सभी, अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद है वो बाबर के काल में बनवाया गया था, लेकिन उसको तैयार किसने किया? अब्दुल बाकी ने। तो साथियों, ये सभी फैक्ट और सभी बात आपको ध्यान रखना है। बहुत हम विस्तार से नहीं इसको कर रहे हैं, बहुत फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, फिर भी जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको बता देना मुझे जरूरी समझ में आता है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब इससे ज़्यादा तेज़ी से हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, चूँकि कुछ बातें हैं जो आपको बताते हुए चलना भी है। साथियों, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बताइए, 1916 में भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों, ध्यान रखिए, जो सही उत्तर है वो है बीजी तिलक। विकल्प सी सही है, यानी बाल गंगाधर तिलक। साथियों, 1916 में, कब? 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। ध्यान रखिए मेरे भाई, तिलक जी ने 16 अप्रैल 1916 में बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की, ठीक है ना। और इस होम रूल लीग के जो अध्यक्ष थे, साथियों ध्यान रखिएगा, जोसेफ बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष थे। और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की तथा जॉर्ज अरुंडेल जो थे उस संगठन के सचिव थे। जब 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की तो जॉर्ज अरुंडले उनके संगठन के सचिव नियुक्त थे। ध्यान रखेंगे, तिलक और एनी बेसेंट ने किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए अपना अपना क्षेत्र भी बांट लिया था, क्योंकि 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग की स्थापना की, ठीक है, जिसमें उसके बेलगांव में इसका स्थापना होता है और उसके अध्यक्ष होते हैं जोसेफ बैप्टिस्टा। और जब एनी बेसेंट 1916 में, सितंबर 1916 में स्थापना करती हैं तो उस समय सचिव उनके होते हैं जॉर्ज अरुंडले। ध्यान रखिएगा, 16 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक स्थापना करते हैं और अप्रैल के बाद जब सितंबर आता है तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट होम रूल की स्थापना करती हैं। लेकिन दोनों अपना अपना क्षेत्र बांट लेते हैं कि किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो। तो तिलक ने महाराष्ट्र और कर्नाटक अपने जिम्मे ले लिया और एनी बेसेंट ने मद्रास तथा तमिलनाडु को अपने क्षेत्र में ले लिया। फिर से समझिए, तिलक लेते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक,
और एनी बेसेंट लेती है मद्रास और तमिलनाडु। क्लियर है ना। सवाल पूछा जाए कि होम रूल लीग का क्षेत्र बाल गंगाधर तिलक का कौन सा था, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक। और एनी बेसेंट का क्षेत्र कौन सा था, तो मद्रास और तमिलनाडु। सभी बात आप ध्यान रखेंगे। 16 अप्रैल 1916 बेलगांव प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग की स्थापना होती है। जोसेफ बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष होते हैं और इसके संस्थापक बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक होते हैं। ठीक उसके 5-6 महीने बाद एनी बेसेंट 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करती हैं। सभी बात सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। फटाफट रिवीजन है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न आपके सामने है। बताना ये है कि इनमें से पूर्ववर्ती नदी कौन सी है। बताइए पूर्ववर्ती नदियां कौन सी हैं, आपको ये बताना है। तो साथियों, जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी यानी सतलज नदी। ध्यान रखिएगा, सतलज नदी। देखिए, पूर्ववर्ती नदियां वे जलधाराएं हैं जो स्थल खंड में उत्थान होने पर भी अपने मार्ग को ही अपनाती हैं। और सतलुज एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को अपर्दित कर प्रवाहित होती है। यह चिनाव की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, जो सतलुज है वो चिनाव नदी की सहायक नदी है और यह मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस यानी राक्षस ताल झील से निकलती है, या राकस ताल भी कह सकते हैं। राकस ताल झील से निकलती है तथा सिपकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। साथियों, साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है ना। अन्य अगर पूर्ववर्ती नदियों की बात करें तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता, घाघरा, काली व गंडक, ये सभी पूर्ववर्ती नदियां हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इनमें से जो सबसे प्रमुख है वो सतलज नदी है, क्योंकि पूर्ववर्ती नदियों का ये है कि जो स्थल खंड में उत्थान होने पर भी अपने मार्ग में ही रहती हैं, अपने मार्ग को ही अपनाती हैं। और सतलज एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को अपर्दित करके प्रवाहित होती है। तो विकल्प आपका बी सही है, सतलज नदी। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल है, देखिएगा और बताइएगा मेरे भाई कि पृथ्वी के बाह्य परत को हम क्या कहते हैं। आपको बताना है। पृथ्वी के बाह्य परत को हम साथियों क्रस्ट कहते हैं या प्रॉपर्टी कहते हैं। विकल्प ए हमारा सही है। पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहले का नाम है क्रस्ट जिसे प्रॉपर्टी कहते हैं, दूसरे का नाम है मेटल और तीसरे का नाम है कोर यानी क्रोण। क्रस्ट पृथ्वी की बाह्य परत है और इसका निर्माण मेरे भाई सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। क्रस्ट के नीचे मेटल का विस्तार है जिसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। और मेटल के नीचे का भाग होता है वो क्रोण होता है। ठीक है ना, जिसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहा से होता है, जिसे नीफे कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, नीफे यानी निकल और लोहा। ठीक है ना। उसके बाद सीमे यानी सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है। और सियाल यानी सिलिका और एल्युमिनियम। सभी बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जल धारा है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है, आपको बताना है। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूरोसिया की धारा। यह गर्म जल धारा है। ध्यान रखिएगा, सागर तल की विशाल जलराशि की निश्चित दिशा में होने वाली सामान्य गति को हम महासागरीय धारा कहते हैं। साथियों, गर्म जल धारा अगर बात करें तो ध्यान रखिए, जो गर्म जल धारा है मुख्य रूप से क्यूरोसिया की धारा है प्रशांत महासागर में। वहीं अलास्का की धारा प्रशांत महासागर में, एल नीनो की धारा प्रशांत महासागर में, मोजाम्बिक की धारा हिंद महासागर में और गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में। ये सभी मुख्य गर्म जल धाराएं हैं। साथियों, मैं फिर से आपको बता दूं, देखिए सागर तल की विशाल जलराशि की एक निश्चित दिशा होती है और निश्चित दिशा में होने वाले सामान्य गति को हम महासागरीय धारा कहते हैं। उसी में कुछ धाराएं गर्म होती हैं और कुछ धाराएं ठंडी होती हैं। मुख्य रूप से महासागरीय गर्म धाराएं जो हैं वो क्यूरोसिया की धारा है जो प्रशांत महासागर में है, अलास्का की धारा है, एल नीनो की धारा है और मोजाम्बिक की धारा हिंद महासागर में है, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में है। सवाल पूछा जाए मेरे भाई कि गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है, तो यह गर्म धारा है, गर्म जल धारा है। किस महासागर में है, तो अटलांटिक महासागर में है। साथियों, अगर हम ठंडे जल धारा की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ओयासियो की धारा जो प्रशांत महासागर में है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा
ठीक है ना। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, लेब्राडोर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा है, ठीक है। लेब्राडोर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर में, वहीं कनारी की धारा अटलांटिक महासागर में। ये सभी ठंडी जलधारा है मेरे भाई, ध्यान रखिए। और ऐसी जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं दोनों जाके आपस में मिलती हैं, ऐसे स्थान पे मछली उत्पादन के लिए बड़ा बेहतरीन होता है। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाए कि महासागर में वो कौन सा स्थान होता है जहाँ पे मछली पालन या मछली उत्पादकता बहुत तेज होती है, तो साथियों वही स्थान जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में आके मिले, वो स्थान मछली उत्पादन के लिए सबसे बेहतरीन स्थल होता है, ठीक है ना। फिशिंग के लिए सबसे बेहतरीन होता है। आगे हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने होगा, बताइएगा आप लोग। देखिए, प्रश्न है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। आपको ये बताना है कि इनमें से परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। तो साथियों, जल साधन जो है ना, परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है। ध्यान रखिए, जल परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे सुगम और सबसे सस्ता माध्यम होता है। यह पत्तन यानी बंदरगाहों के द्वारा होता है, जो कि अपने पृष्ठ प्रदेशों से रेल मार्ग, सड़क और स्थलीय मार्गों द्वारा वहां तक पहुंच जाता है सामान, और फिर वहां से सामान लाद करके और जल मार्ग से उसे जहां भेजना होता है भेजा जाता है। कुछ प्रमुख अगर बंदरगाहों की बात करें तो सिंगापुर, शंघई, रॉटरडम, कोची कंडाला इत्यादि कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं। और कुछ नहर प्रणालियां वाले भी हैं, जैसे पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर, ये भी जल परिवहन के माध्यम हैं। ये आपको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ना है अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, प्रश्न आपके सामने है कि गोदावरी नदी निकलती है, बताइए कहाँ से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। तो मेरे भाई नासिक से निकलती है, विकल्प सी सही है। ध्यान रखिए, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसका लंबाई कितना है। तो मेरे भाई 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितना, 1465 किलोमीटर। जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित त्रयंबकेश्वर महादेव, त्रयंबकेश्वर कहाँ है, नासिक में है, जहाँ पे त्रयंबकेश्वर महादेव का मंदिर है। तो नासिक में त्रयंबकेश्वर इसका उद्गम स्थान है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, किसकी, गोदावरी की, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। तो प्राणहिता, पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। और मेरे भाई एक बात और ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। सवाल ये पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो मेरे भाई गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो त्रयंबकेश्वर नासिक से है। साथियों, पश्चिम घाटी की गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी को कहते हैं। सभी बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बताइएगा, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न ये है कि स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा मेरे भाई, वो विकल्प ए हो जाएगा, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ध्यान रखिएगा, स्वेज नहर जो है ना मेरे भाई, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। कृत्रिम नहर का मतलब होता है जिसे बनाया गया है, मानव निर्मित है, यानी इंसानों के द्वारा, मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, निर्माण किया गया है, उसे हम कृत्रिम कहते हैं। प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक जो स्वतः ही हुआ है उसे प्राकृतिक कहते हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, जो स्वेज नहर है विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और इस नहर को बनाने में मेरे भाई फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेसेप्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथियों 1869 में, ध्यान रखिएगा, इसे तैयार किया गया, ठीक है ना। यह नहर मिस्र की नील घाटी के निचले भाग और सिंचाई प्रायद्वीप को पृथक करती है। साथियों, इस पर सबसे उत्तरी पत्तनपोट सईद और दक्षिणी पत्तनपोट स्वेज है। साथ में भी ध्यान रखिएगा कि 1956 में मेरे भाई, 1956 ईस्वी में मिस्र की सरकार ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछा जाएगा आपसे कि भूमध्य सागर को लाल सागर से
कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर मेरे भाई। स्वेज नहर को तैयार कब किया गया? 1869 में स्वेज नहर। सवाल पूछा जाएगा किस देश के वैज्ञानिक ने इसे बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो साथियों फ्रांसीसी इंजीनियर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ में ध्यान रखिए कि इस नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1956 में मिस्र सरकार के द्वारा किया गया। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है प्रश्न। पहले देख लीजिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? ताप व्युत्क्रमण के लिए कह रहा है कि बादल युक्त आकाश, दूसरा कह रहा है कि शांत एवं स्थिर वायु, और सी कह रहा है कि लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। अब आपके सामने विकल्प है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प ठीक होगा, बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, यानी केवल बी सही है। यानी शांत एवं स्थिर वायु जो है आपके ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियों को पैदा करता है। साथियों, जब कभी भी किसी भी क्षेत्र में तापमान के ऊर्ध्वाधर विवरण प्रतिरूप में परिवर्तन आता है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी की बजाय वृद्धि जब दर्ज की जाने लगे तो उसे हम तापमान का व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। साथियों, ये सवाल पूछा गया था आपके सीटेट एग्जाम में कि ताप व्युत्क्रमण क्या है। तो ध्यान रखिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ आप सभी जानते हैं कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि जब हम 165 मीटर ऊंचा जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान माइनस होता है, लेकिन तापमान घटने के बजाय यदि बढ़ने लग जाए उसे ही हम ताप व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। साथियों, शीतकालीन लंबी रातें, स्वच्छ एवं बादल रहित आकाश, शांत वायुमंडल, शुष्क वायु तथा हिम आच्छादित धरातल आदि इसके लिए आदर्श दशाएं उपलब्ध कराते हैं। ताप व्युत्क्रमण, ध्यान रखिएगा कि घने कोहरे को जन्म देता है, जिससे दृश्यता कम हो जाती है और परिवहन में अवरोध उत्पन्न होता है। और यह स्थिति होता है मेरे भाई जब समताप मंडल में आप ऊपर बढ़ने लगते हैं तो समताप मंडल से ऊपर बढ़ने लगते हैं तो ताप व्युत्क्रमण होता है। आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मेघालय का पठार विस्तार है, कहाँ का विस्तार है? तो मेरे भाई सही उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है मेघालय का पठार। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है और प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है और इसकी आकृति मेरे भाई त्रिभुजाकार है, ये भी ध्यान रखिएगा। अरावली, राजमहल और शिलांग की पहाड़ियाँ, जो मेघालय की पहाड़ियाँ है, इस पठार की उत्तर सीमा पर है। और वहीं दक्षिण का प्रायद्वीप का पठार अगर कहें तो वो अनेक भागों में विभक्त है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत मालवा, बैतूल, बखेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये सब उसमें आता है। हजारीबाग, छोटा नागपुर, ठीक है ना, ये सब उसमें शामिल है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट आप ये जानिए कि जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और प्रायद्वीपीय जो पठार है वो प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है जिसका आकृति त्रिभुजाकार है। साथियों, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूपों यानी बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? बताइए कौन सा अपर्दन जो है वो बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वह पवन अपर्दन है। विकल्प ए आपका सही है। शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन ही अपर्दन का सबसे बड़ा कारण होता है। होता क्या है मेरे भाई, हवा द्वारा अपर्दन, अपघर्षण, सत्रीघर्षण तथा अपवहन के रूप में किया जाता है। ध्यान रखिए, पवन के अपर्दन के द्वारा जुगेन, छत्रशिला, इंसवर्ग, बालुका स्तूप, लोयस, यारडांग इत्यादि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ये स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं। साथियों, बालुका स्तूप ऐसे टीले हैं जो हवा द्वारा उठाकर लाई गई रेत और उसके साथ जो कुछ भी पदार्थ आते हैं, जब वो एक स्थान पे जमा हो जाते हैं उसे हम
बालू का स्तूप कहते हैं, और ऐसी स्थिति रेगिस्तानी इलाकों में मिलती हैं, वो भी जब शुष्क मौसम हो तब। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, बताइएगा साथियों, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और आपको बताना है कि 1759 ईस्वी में किस लड़ाई में अंग्रेज यानी क्लाइव के हाथों पराजित होने के बाद डच कंपनी का नियंत्रण भारतीय क्षेत्रों से समाप्त हो गया। बताइए कि 1759 में ऐसी कौन सी लड़ाई हुई अंग्रेज और डचों के बीच में कि जिससे डचों का नियंत्रण भारतीय क्षेत्रों से समाप्त हो गया। तो साथियों, सही उत्तर इसका होगा वेदरा का युद्ध, यानी वेदरा की लड़ाई। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव इसका नेतृत्व कर रहा था। ध्यान रखिए, होता क्या है मेरे भाई, 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई होती है, और उसमें अंग्रेजों के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव इसका नेतृत्व कर रहा था, और उधर डचों के साथ यह युद्ध चल रहा था। कंपनी का नियंत्रण, जब डच हार गए ये युद्ध अंग्रेजों के हाथ, तो डचों का जो भारतीय क्षेत्र में नियंत्रण था कंपनी का, वह समाप्त हो गया। इससे पहले 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड अस्तित्व में थी, और 1605 ईस्वी में डच कंपनी ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। ध्यान रखिए, देखिए मेरे भाई, सबसे पहले होता क्या है, 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड बहुत अस्तित्व में था, लेकिन उसके ठीक 3 साल बाद डच क्या करते हैं, 1605 में अपनी एक कंपनी खोलते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं मसूलीपट्टनम में, और उसके ठीक बाद यानी 1759 में वेदरा का युद्ध हो जाता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था, इंग्लैंड का नेतृत्व कर रहा था, और डच इस युद्ध में हार जाते हैं, और भारत से डचों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और फिर अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ता है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि 1608 और 11 ईस्वी में प्रथम अंग्रेज कैप्टन भारत आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है साथियों, बताना है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या है। भारत में जो अंग्रेजी कंपनी आते हैं उनके आने का सही क्रम क्या है। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, सही क्रम ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांस आए। साथियों, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आने का जो क्रम है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांस है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आप सभी जानते हैं कि पुर्तगाली का पहला यात्री वास्को डी गामा आया था 1498 में, ठीक है ना। कब आया था? 1498 में केरल के कालीकट तट पे आया था, जहाँ का राजा जमूरियत ने उसका भव्य स्वागत किया, और वो यहाँ से मसाले का व्यापार किया। बहुत सारा मसाला खरीद के जब अपने यहाँ ले गया, तो उससे कहा जाता है कि 60 गुना मुनाफा हुआ मेरे भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, मैं उस प्रश्न को भी रखा था, कहीं प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए, प्रश्न सामने आ भी गया मेरे भाई। प्रश्न है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी वास्को डी गामा कालीकट के समुद्र तट पर कब उतरा था। तो आप सभी को मालूम है मेरे भाई कि 17 मई 1498, विकल्प आपका बी सही है। ध्यान रखिए, वास्को डी गामा पहला यूरोपीय व्यापारी था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक है ना। उसके पहले मेरे भाई आप सभी जानते हैं कोलंबस निकला था भारत की खोज करने, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने, लेकिन वह अमेरिका पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद वास्को डी गामा आया, जो 17 मई 1498 को कालीकट समुद्र तट पर उतरा, और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई की, तो भी ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है। सवाल है कि किस वर्ष शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया था।
पुर्तगालियों को हुगली से बाहर किस वर्ष कर दिया था शाहजहां ने? तो साथियों विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, यानी 1632 में। ध्यान रखिएगा, 1632 में पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया था शाहजहां ने। इसके अलावा अगर पुर्तगालियों के बारे में बात करें तो साथियों पुर्तगालियों की देन भारत में तंबाकू की खेती है तथा प्रिंटिंग प्रेस है। प्रिंटिंग प्रेस जो 1556 में पुर्तगाली लाए थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आने वाले भारत में पुर्तगाली हैं और सबसे बाद में भी जाने वाले भारत से कौन है? पुर्तगाली हैं, 1961 में गोवा से, ठीक है ना। सबसे बाद में गए कौन? पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मेरे भाई कि 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो भारत आने वाला पहला अगर डच नागरिक की बात करें तो कार्नेलिस डी हाउटमैन, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। देखिए 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलिस डी हाउटमैन था, जो 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड उसको बहुत बढ़ाया और वो अस्तित्व में आया। साथियों 1605 ईस्वी में डच कंपनी ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है, बताइएगा कि कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया? कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण मेरे भाई किस वंश के द्वारा करवाया गया? तो सही उत्तर है चंदेल वंश के द्वारा, विकल्प बी सही है। देखिए खजुराहो स्थित कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली का बहुत नमूना उदाहरण है। साथियों चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर अपनी कामोत्तेजक और श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। किस वंश के द्वारा इसका निर्माण हुआ? चंदेल वंश के द्वारा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ मेरे भाई। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है, आपको बताना है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। साथियों आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। आप छात्रों का निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? बताइए, आप छात्रों को निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे यदि आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर एक परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं? तो बताइए। देखिए मेरे भाई सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी विंध्य की पहाड़ियां, ठीक है ना। देखिए आप छात्रों को विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुरा श्रृंखला तथा पश्चिम में अरावली से घिरा है। साथियों पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से भी मिल जाती है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है, ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है मेरे भाई, बताइएगा आप लोग। प्रश्न ये है कि मुगल अपने मंगोल वंशीय संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशीय संबद्धता पर ज्यादा बल देते थे, क्योंकि अब विकल्प आपके सामने है, पढ़ के बताइए सही उत्तर क्या होगा, क्यों ऐसा होता था। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मंगोल उज्बेकों से संबंधित थे। जो मंगोल थे वो उज्बेकों से संबंधित थे मेरे भाई, ध्यान रखिए। इसका कारण है ना, मंगोल उज्बेकों से संबंधित थे। मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। जो मुगल था, मुगल वो दो महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के भागों पर राज करता था, और उसके उत्तराधिकारी ने पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। वह दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर अपने आप को गर्व महसूस करते थे। क्यों? क्योंकि उनके इस पूर्वज ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया था। ये ध्यान रखिएगा, बात समझ में आ रहा है। अपने आप को तैमूर के वंशज होने पर वह गर्व महसूस करते थे। तैमूर
किससे संबंध था बताइए? बताइए तैमूर किससे संबंध था? तो तैमूर, ध्यान रखिए, उनकी माता की तरफ से संबंध था, सॉरी पिता की ओर से था। तैमूर किसके ओर से था? पिता की ओर से। ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा आप लोग। देखिए प्रश्न है कि मुगलों द्वारा अपने मनसबदारों को अलग अलग परिवेशों से नियुक्त करने का कारण क्या था? 4 विकल्प आपके सामने है, आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजात वर्गों को सेवा में संयोजित करने के लिए, ठीक है ना, ये मनसबदारों को अलग अलग परिवेशों से नियुक्त करने का यही कारण था। बात समझ में आ रहा है? आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। प्रश्न है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम जोड़ा है दार्शनिक परंपरा और उनके संस्थापक से? एक तरफ है वैशेषिक, कणाद, न्याय, गौतम, योग, पतंजलि, वेदांत, जैमिनी। तो मेरे भाई जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से विषम जोड़ा कौन सा है, यानी जो सही नहीं है वो वेदांत जैमिनी का संबंध। ध्यान रखिए मेरे भाई, वैशेषिक का कणाद से संबंध है, न्याय के संस्थापक गौतम हैं, योग के संस्थापक पतंजलि हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं और वेदांत के बादरायण या वेदव्यास हैं। उसी तरह सांख्य के कपिल मुनि हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई, प्राचीन साहित्य में दार्शनिक संप्रदायों की संख्या 6 मानी गई है, जिसे षड दर्शन कहा गया है, और ये 6 दर्शन के अलग अलग प्रवर्तक हैं। वैशेषिक के कणाद हैं, न्याय के गौतम हैं, योग के पतंजलि हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं और वेदांत के बादरायण हैं, और सांख्य के कपिल हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। देखिए पहले प्रश्न हम पढ़ते हैं। प्रश्न है मेरे भाई कि मथुरा के बारे में नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करिए। आइए हम वक्तव्य देख लें। वक्तव्य आपके सामने है कि मथुरा यातायात और व्यापार के 2 मार्गों, यानी उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, और दूसरा कि मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। अब आपको बताना है ए और बी दोनों सही है कि सिर्फ ए सही है कि बी सही है। 4 विकल्प हैं, आपको बताना है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, यानी ए गलत है लेकिन बी क्या है, सही है। प्रश्न है मेरे भाई कि महालवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था किसको? जो महालवारी व्यवस्था थी, महालवारी बंदोबस्त व्यवस्था, उसमें राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी किसको दी जाती थी? तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गांव के मुखिया को। ध्यान रखिएगा 1822 में मेरे भाई यह व्यवस्था लागू हुई, यानी महालवारी बंदोबस्त व्यवस्था 1822 में लागू होती है, जिसे हॉल्ट मैकेजी ने इस व्यवस्था को तैयार किया और 1822 में इसे लागू किया। साथियों साथ में ध्यान रखिएगा कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया, और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार जागीर का मालिक बन गया, और यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 19% हिस्सों पर लागू थी। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की, और इस व्यवस्था से हुआ क्या, यह व्यवस्था मुंबई, मद्रास, असम में लागू की, और इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू की गई। मैं फिर से आपको बता दूं, सवाल पूछा जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की, तो कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। ध्यान रखिएगा। वहीं सवाल पूछा जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू थी, तो मुंबई, मद्रास और असम में। सवाल पूछा जाए कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू हुई, तो 1793 में। किसने लागू की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ध्यान रखिए सिविल सेवा का जनक भी हम लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही मानते हैं। साथियों सिविल सेवा का जनक भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का
जो मकबरा है वो कहाँ है, मतलब समाधि जो है उसका कहाँ बना है, ये आपको बताना है। आगे अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइएगा मेरे भाई, सवाल आपके सामने है। पहले प्रश्न पढ़िए फिर विकल्प पढ़िए। प्रश्न है कि औपनिवेशिक भारत के विषय में दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। साथियों, पहला वक्तव्य है कि अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया, और दूसरा कि इन वनों में लोगों को झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और शिकार करने की अनुमति थी। अब बताना है कौन सा विकल्प सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए सही है पर बी गलत है। ठीक है ना। क्यों बी गलत है? क्योंकि इसके तहत आरक्षित और सुरक्षित वनों की श्रेणी बनाकर सभी महत्वपूर्ण वनों पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था, जिससे हुआ क्या कि स्थानीय लोगों के पारंपरिक अधिकारों पर रोक लग गई थी। इसलिए पहला कथन तो सही है, पर दूसरा कथन मेरे भाई पूर्णतया गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। बताना है कि जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में कौन आया था। साथियों, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया था। विकल्प ए आपका सही है। ध्यान रखिए, हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के जहांगीर के दरबार में आया था, और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 जात का मनसब दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा कि 1615 से 18 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति लेने के लिए किसे भेजा था। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सर टॉमस रो। ठीक है ना, सर टॉमस रो को भेजा था, और जहांगीर के दरबार में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति लेने भेजा गया था सर टॉमस रो को। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि 1717 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कर दिए बंगाल में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्रुखसियर ने। ध्यान रखिए, फर्रुखसियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस वर्ष में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में पराजित कर अंग्रेजों ने राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो साथियों ध्यान रखिए, सही उत्तर है 1757। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित किए इस युद्ध में। इसके बाद मेरे भाई 1764 में, ध्यान रखिएगा, 1764 में बक्सर युद्ध होता है, और 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है मेरे भाई कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, जो 1799 में हुआ, और उस दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। आगे बढ़ते हैं, सभी फास्ट रिवीजन है, बिना किसी देरी के फटाफट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। प्रश्न है कि 1931 के कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। मूल अधिकारों का यह प्रारूप किसने बनाया था, बताइए किसने बनाया था मेरे भाई। तो सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। विकल्प बी सही है। 1931 में कराची अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें मूल अधिकारों का एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 17। विकल्प सी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा,
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान उपलब्ध करवाया गया है? तो साथियों, इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 21 क में, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। साथियों, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जब होता है तो शिक्षा को आर्टिकल 21 क में रखा गया, जो एक बच्चे को ये अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करे। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कितने घंटों के अंदर आवागमन का समय छोड़कर निश्चित दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा? बताइए, कहने का अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए तो कितने घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने यानी दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होता है? तो मेरे भाई, सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 घंटों के अंदर। देखिए, अनुच्छेद 22 की कुछ स्थितियों में भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर निश्चित रूप से दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान रखिए साथियों, अगला जो प्रश्न है, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है जब तक कि सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त न हो जाए? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 महीने। ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, और प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिशोध किया गया है? यानी बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी का प्रतिषेध किया गया है, यानी रोका गया है। तो आर्टिकल 23 विकल्प बी आपका सही है। ध्यान रखें, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को किसी कारखाने, खनन क्षेत्र या अन्य किसी भी प्रकार के जोखिम भरे काम पर नियुक्त करना एक दंडनीय अपराध है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है मेरे भाई कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को ऐसे जोखिम भरे स्थानों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान तथा संविधान का आत्मा कहा है? तो मेरे भाई, सही उत्तर है आर्टिकल 32 विकल्प सी आपका सही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 25 विकल्प बी सही है, अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का पूरा अधिकार दिया गया है? तो मेरे भाई, सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29A। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 29A। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य किसी भी नागरिक को जिसकी आय किसी भी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की प्रगति में व्यय के लिए निश्चित कर दी गई है, उसे ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 27। ठीक है ना। आगे जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50 है। सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधि से पूर्ण रूप से संचालित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? तो इसका जो सही उत्तर है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य जो है किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। तो विकल्प सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये आज का आपका वो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसके तुरंत बाद इसका पार्ट सेकंड 50 प्रश्न तुरंत आपके पास पहुंचेगा। तब तक आप इसका रिवीजन करिए, फास्ट रिवीजन है, बहुत जल्दी हम करा रहे हैं, फास्ट रिवीजन करिए
तुरंत बाद इसके वीडियो पहुंचेगा आपके पास, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। जो भी आपका सवाल हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी सुझाव हो आप हमें दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।